नरेंद्र मोदी हो, नरेंद्र मोदी जी भी चमार है, योगी आदित्यनाथ चमार है, पुष्कर सिंह धामी, सब चमार है, पूरा जगत चमार है। चर्म मांस रक्त का तन बना आकार, आंख उठाकर देख लो सारा जगत चमार। ये सारा जगत चमार है। जैसे चमड़ी में ऐसे मांस, ऐसे रक्त, ऐसे हड्डी। इसके बिना शरीर की रचना हो ही नहीं सकती। उमेश शर्मा भी अपने नाम के आगे चमार लगा ले, प्रणव सिंह भी अपने नाम के आगे चमार लगा ले, ये खत्म हो जाएगा। चमार सब है, तो वो ना गुजर कहेगा ना वो पंडित कहेगा। प्रमोशन में आरक्षण की हत्यारी बहन मायावती है, प्रमोशन में आरक्षण की हत्यारे यहां पर 3 लोग हैं, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह चौहान, सुरेंद्र राकेश जी। वो स्वर्ग में है, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन कहना पड़ रहा है कि आग का मंजर देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, पीछे पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। प्रमोशन में आरक्षण समाप्त उत्तर प्रदेश में आज हुआ है। अगर हम नहीं जागे तो अगला नंबर आपका है। 1822 के अंदर गुर्जर राजा विजय सिंह, अब गुर्जर भी अगर हम नहीं कहें तो अच्छा होगा, राजा विजय सिंह, उनके सेनापति कल्याण सिंह और हमारी बिरादरी के चमार जाति के एक योद्धा। आपने कहा कि गुर्जर ना बोले तो सही है, राजा विजय सिंह बोलते हैं। अमर सिद्ध सबके होते हैं। दूसरी तरफ आप अपने नाम के आगे लिखते हैं चमार साहब। जब तक चमार साहब नहीं होगे तो सामाजिक समरसता नहीं आ सकती गुप्ता जी। कारण एक छोटी बिरादरी, एक बड़ी बिरादरी। तो मैं कह रहा हूं छोटी बिरादरी या बड़ी बिरादरी, ये शब्द ला कौन रहा है और कहां से आते हैं ये शब्द? चमार जाति को छोटी बिरादरी कहा जाता है, ब्राह्मण समाज को बड़ी बिरादरी कहा जाता है। मान क्यों रहे हैं? नहीं, मान नहीं रहे। मान क्यों रहे? ये तो चलन है, ये चलन है, इसको खत्म करना पड़ेगा। जब तक सुनिए, इसीलिए मैंने लिखवा, इसलिए मैंने चमार साहब कहा, ताकि आप मुझे चमार साहब कहें। नहीं, जब तुम मुझे चमार साहब कहोगे तो मेरा सीना चौड़ा होगा। जब मैं किसी ठाकुर को ठाकुर साहब कहता हूं तो उसका सीना चौड़ा होता है। जब मैं आपको गुप्ता जी कहता हूं तो आपका सीना चौड़ा होता है। जब मुझे आप चमार साहब कहेंगे तो मेरा सीना चौड़ा होगा। आप मुझे अखिलेश जी कहेंगे तब पर भी मेरा सीना चौड़ा होगा। तो चलाइए आप इस मेरे कर्म से, आप चलाइए अपने इस पे चैनल पे चलाइए आपकी अपने नाम के आगे से सर। मैं कह रहा हूं कि मेरे कर्म से मेरे चीजों को पहचाना जाएगा। देखिए, मैंने कहा ना, जो बोल रहे हैं मेरी पार्टी के नेता है, मेरी पार्टी के नेता है, लेकिन मेरी ही पार्टी के मंडल अध्यक्षों पर, रविंद्र जी के ऊपर, मदन कौशिक जी के ऊपर, मुख्यमंत्री जी तक वो चले गए। उन्होंने कहा तो सच बोल रहे हैं ना? नहीं, सच मिलकर के। अच्छा, मतलब मदन कौशिक जी की गलती हो सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। गलती हो सकती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये संसार की सबसे बड़ी पार्टी इसलिए बनी कि अनुशासन है। आज आपने देखा ना, मेरा पुतला दहन हुआ, प्रणव सिंह जी अनुशासित है। मुझे बुरा भला कहा ममता जी ने, प्रणव सिंह जी अनुशासित है, ये तो आप बेहतर जानते हैं। मैं पहली बार, मुझे दुख हो रहा है गुप्ता जी, वीडियो के खिलाफ FIR लिखूंगा। कपट संधि करके ममता राकेश के साथ वीडियो ने मुझे एजेंडा दे करके बुलवाया। अगर उन्हें पता था, उससे पहली बैठक में मैं भी बैठा था, CDO साहब मेरी बराबर में बैठे थे, जिले के आला अधिकारी उसमें बैठे थे। अगर मैं नहीं बैठ सकता था, नियम नहीं था, तो मुझे किसी ने मना क्यों नहीं की? एक तरफ खानपुर विधानसभा में उमेश कुमार वर्सेस प्रणव सिंह चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खानपुर विधानसभा ही ऐसी सीट है जहां पर विवाद चल रहे हों। एक और विधानसभा है, भगवानपुर विधानसभा, बहुत ही हॉट सीट बनी हुई है। चुनाव तो बाद में होने हैं, लेकिन गर्म या ठंडा होना राजनीतिज्ञों का काम है, समय की परिस्थितियां होती हैं। तो इस वक्त भगवानपुर विधानसभा भी ऐसी स्थिति में बना पड़ा है। अब बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम किससे बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जो बोलते हैं तो बड़े बड़े लोग सुनना शुरू कर देते हैं, इन्होंने बोला क्या। और कई बार तो ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं, उस पर भी बवाल हो जाता है। जी हां, आज हमारे साथ है देशराज कड़वाल जी, पूर्व विधायक झबरेड़ा। आपका सबसे पहले स्वागत करता हूं मैं। नमस्कार। और साथ में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आप भारतीय जनता पार्टी के। आपसे सबसे पहले एक सवाल करता हूं मैं, आपने अपने नाम के आगे पहले पूर्व को लेकर के एक सवाल, आप तो पूर्व विधायक हैं, निवर्तमान तो आप नहीं है ना? नहीं, मैं पूर्व विधायक हूं और प्रदेश का उपाध्यक्ष हूं भारतीय जनता पार्टी का। निवर्तमान तो नहीं है ना आप? नहीं, निवर्तमान नहीं। ठीक है। निवर्तमान तो जैसे मान लिया कोई चुनाव होता है, हाँ। और वो जो बीच की कड़ी होती है, हाँ। जब तक उस सीट पर निर्वाचित प्रतिनिधि ना आए तब तक निवर्तमान कह सकते हैं।
तब तक कह सकते हैं, अगर कहना चाहिए, नहीं तो पूर्व विधायक है। जब मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया तो मैं पूर्व विधायक। तो एक सवाल सबसे पहले, अगर हम भगवानपुर की बात करें तो इस समय ममता राकेश जी आपके ऊपर आरोप लगाई, आप अनपढ़ हैं, पुतला दहन भी आपका कर दिया गया। और एक वाकया हमें याद है अच्छे से, जब मामला था प्रणव सिंह चैंपियन जी का, आप भी नेहरू स्टेडियम पे पहुंच गए थे, और नेहरू स्टेडियम पर खूब, जैसे आज के डेट में चल रहा है कि नेहरू स्टेडियम पर सब लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है, कोई सुबह पहुंच रहा है, कोई शाम को पहुंच रहा है, एक साथ नहीं पहुंच पा रहे थे। तो उस समय तो आप खूब लड़े, और लड़े तो उसका रिजल्ट हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इस समय भगवानपुर में ऐसा हो रहा है कि ममता राकेश जी आपके ऊपर हावी हो जा रही हैं, तो आप डर गए हैं? देखिए गुप्ता जी कि ममता जी हावी हो रही हैं, हाँ, और मैं उनकी किसी बात का उसी रूप में जवाब नहीं दे रहा हूं, हाँ, तो ये मेरे डरने का या उनका हावी होने का सवाल नहीं है। मेरी भारतीय जनता पार्टी संसार की सबसे बड़ी पार्टी है। मेरी पार्टी ने मुझे प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया, तो मैं जो चीज पहले हुई है, चाहे वो प्रणव जी के साथ हुई हो, चाहे वो अन्य किसी के साथ हुई हो, जब में और अब में थोड़ा अंतर आया है। नहीं, अंतर आपने खुद अपने में कर लिया है? बिल्कुल, मैंने अपने में अंतर किया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं उनकी बात का जवाब नहीं दूंगा। आज से ठीक 1 या 2 दिन बाद मैं उनका जवाब लोकतांत्रिक हिसाब से दूंगा। विधायक अनपढ़ कैसे होता है, यह उसका विधायी कार्य बोलता है। किस विधायक ने कितना विधायी कार्य किया विधानसभा के अंदर, यह उसके पढ़े लिखे होने का प्रमाण होता है। 2017 से 2022 तक मैं और ममता जी एक साथ विधायक रहे। मैंने झबरेड़ा विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया, ममता जी ने भगवानपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन क्योंकि ममता जी कांग्रेस से थी, और मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि विपक्ष के लोग पूरे 5 साल मूक दर्शक बने रहे। उन्होंने अपनी सीट से जो आवाज उठानी थी, सरकार का जो मार्गदर्शन करना था, सरकार को जो क्वेश्चन करने से, सरकार विधानसभा में जो बात उठानी थी वो नहीं उठाई। मैंने विधानसभा झबरेड़ा का प्रतिनिधित्व करते हुए भगवानपुर, जहां हमारा विधायक नहीं था, कांग्रेस के विधायक थे, कलियर, मंगलोर, इन तीनों विधानसभा की भी बात उठाई, और मैं प्रमाण के साथ अब 1 या 2 दिन में आपके सामने आऊंगा। मैंने सब सूचना के अधिकार से लिया है। विधायी कार्य मेरा देश में पहला नंबर है। ममता जी बताएंगी कि, और जहां तक भगवानपुर विधानसभा का सवाल है, हर गांव की 1, 2, 3, 4 समस्याओं को मैंने उठाया है। जब ममता जी ने उनकी समस्याएं नहीं सुनी, मैंने उनकी समस्याओं को सुना है। याचिकाओं के माध्यम से मैंने विधानसभा में उठाया है। अब ममता जी जवाब देंगी, और यह तय ममता जी नहीं करेंगी मैं अनपढ़ हूं, उन्होंने मुझे अनपढ़ कहा, यह तय भगवानपुर की जनता करेगी, इस प्रदेश की जनता करेगी कि कौन अनपढ़ है और कौन पढ़ा लिखा। आप विधायक थे झबरेड़ा के, और आपने कहा कि मंगलौर की आवाज़ आपने उठाई, आपने भगवानपुर की उठाई, तो इसीलिए तो नहीं आपका टिकट काट दिया गया कि आप चूंकि थे झबरेड़ा के और आवाज़ उठा रहे थे कहीं और के? देखिए, सरकार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती, और एक संवैधानिक अधिकार है प्रश्न करने का, विधानसभा में जनता की आवाज को उठाने का। के 11 विधायक कांग्रेस के थे, केवल 750 प्रश्न, और मैंने 2710 प्रश्न पूछे। मैंने अपनी सरकार को अवगत कराया कि ये समस्या है, और केवल पूरे प्रदेश लेवल की जो प्रॉब्लम्स थी, मैंने उसको विधानसभा के अंदर उठाया केवल, और इसलिए उठाया क्योंकि सरकार के पास जादू की छड़ी नहीं होती। सरकार के पास जब समस्या जाएगी तब उसका निदान होगा। नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूं। देखिए, मैं फिर से सवाल कर रहा हूं कि आखिर टिकट का कटना, झबरेड़ा विधानसभा, आप कह रहे हैं कि 750 प्रश्न आपने उठाए, और आपने अच्छे प्रश्न किए, लोकहित में प्रश्न किए, लेकिन दूसरी तरफ झबरेड़ा विधानसभा से टिकट कटना, आज आप भगवानपुर की तो बात कर रहे हैं, पर बात है झबरेड़ा विधानसभा से टिकट क्यों कटा फिर आपका? क्यों किसी और को, कांग्रेस के किसी और व्यक्ति को लेकर के आना पड़ा,
और उसको चुनाव लड़ाना पड़ा भारतीय जनता पार्टी से। देखिए, मेरी पार्टी ने मुझे, उस समय प्रदेश अध्यक्ष जी थे आदरणीय मदन कौशिक जी, और जो आदरणीय केंद्रीय मंत्री थे यहाँ के प्रहलाद जोशी जी, वो यहाँ के प्रभारी थे चुनाव के। उन्होंने मुझे कहा कि भगवानपुर हमारी कमजोर सीट है, आप वहां जाकर के चुनाव लड़िए। तो लड़िए, तो लड़ाया तो नहीं ना फिर आप? नहीं, मैं खुद मना किया, मैंने खुद मना किया। और वो मेरी गलती थी, मैं उस गलती को स्वीकार कर रहा हूं, क्योंकि भगवानपुर की जनता ममता जी से ऊब चुकी है। चूंकि वहां पर सुरेंद्र राकेश जी के जमाने में कुछ काम हुआ होगा डेवलपमेंट का, जो सामाजिक मुद्दे हैं उस जमाने में भी हम बैकफुट पर आए। प्रमोशन में आरक्षण सुरेंद्र राकेश जी की कैबिनेट में समाप्त हुआ, और 3 मिनिस्टर थे उस समय, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह चौहान, सुरेंद्र राकेश जी। प्रमोशन में आरक्षण समाप्त हुआ। आज मेरी तारीख है यहां पर सहारनपुर में, रेल रोको आंदोलन हमने किया था सहारनपुर में, क्योंकि बहन मायावती जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां पर पहले प्रमोशन में आरक्षण समाप्त हुआ। तो मैंने यहां पर उत्तराखंड के अंदर कहा था कि आग का मंजर देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, पीछे पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। प्रमोशन में आरक्षण समाप्त उत्तर प्रदेश में आज हुआ है, अगर हम नहीं जागे तो अगला नंबर आपका है। लेकिन सुरेंद्र राकेश, प्रीतम सिंह चौहान और यशपाल आर्य वो नहीं जागे, और वो प्रमोशन में आरक्षण के हत्यारे हैं। प्रमोशन में आरक्षण का हत्या उन्होंने की है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों, अगर तुम मेरे दिए हुए अधिकार को आगे नहीं बढ़ा सकते तो पीछे मत हटने देना। ये बहुत से मुद्दे हैं, मैं लेकर आऊंगा, मैं लेकर आऊंगा आपके सामने ये सारे मुद्दे। देखिए, लेकिन फिर से अब हम आते हैं ममता राकेश जी के ऊपर। जब उन्होंने ये सारी बातें कही, जब प्रणव सिंह का मुकाबला हुआ, आपका युद्ध हुआ, तो उस कंडीशन में क्या जीता कौन था? देखिए, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। वो कह रहे थे जीत सच्चाई की होती है। वो कह रहे थे कि आकर लड़ाई लड़ लो। देखिए, वो लड़ाई हुई नहीं। देखिए, विधायक का काम है अपने बुद्धि के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर विधायी कार्य करना, और वो जो समस्याएं हैं देश की, प्रदेश की, उस गरीब किसान की, गरीब मजदूर की, वो समस्याओं को वहां लेकर के आना। वो तो आए नहीं। पहलवानी से काम थोड़ा ही चला। पहलवानी अगर करनी है किसी को, उमेश जी को करनी है, वो भी चंदगी राम जी के अखाड़े में शामिल हो जाए। प्रणव जी को करनी है, वो भी उनके अखाड़े में शामिल हो जाए। मैंने तब भी एक ही बात कही थी, लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, जीत देशराज कर्णवाल की हुई, सच्चाई की जीत हुई। माफी किसने मांगी थी? माफी आपको पता है जिसने मांगी थी। आप बताइए। अब क्यों मुख्यमंत्री जी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने मुझे बुलाया, और बुला करके मुझे कहा कि आप कंप्रोमाइज कर लीजिए। तो अब प्रणव जी उसमें तैयार हुए, तो फिर मैंने कहा ठीक है, अगर ये तैयार हैं तो मैं, अगर ये रियलाइज कर रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने रियलाइज किया, कंप्रोमाइज हुआ। तो चलिए, वो लड़ाई एक तरफ थी। अब अभी जो लड़ाई चल रही है, ऐसा तो नहीं कि कहीं आप जो है एक, भाई महिला सशक्तिकरण की बात होती है, महिला दुर्गा का स्वरूप होती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सवारी आपकी कर रही है? देखिए, मैं बताऊं आपको, और आपको जो है, आपको दबना पड़ रहा हो। ममता जी अगर महिला ना होती तो ईंट का जवाब लोहे से देता। लेकिन मैं अब लोहे से नहीं, अब मैंने विधायी कार्य, जो मैंने भगवानपुर में जो विधायी कार्य मैंने किए हैं, जो भगवानपुर की जनता की आवाज को विधानसभा में मैंने उठाया है, अब विधानसभा की जनता भगवानपुर की पूछेगी ममता जी से, उस हथियार को लेकर के मैं उनके सामने आ रहा हूं। चलिए, एक काम करते हैं, आप 3 काम ऐसे बता दीजिए जो आपने भगवानपुर में किया। आप कह रहे हैं भगवानपुर में मैंने काम किया, झबरेड़ा की बात तो आपने कर दी कि झबरेड़ा से आपको शिफ्ट कर दिया गया था, मगर भगवानपुर में आपने ऐसे कौन से 3 काम किए? देखिए, लगातार ममता जी और उसका परिवार भगवानपुर की राजनीति में काबिज है, और भगवानपुर विधानसभा के अंदर मैं भावुक होता हूं। मैंने विधानसभा में भी ये बात की, विधानसभा में भावुक होता हूं। 1822 के अंदर गुर्जर राजा विजय सिंह, अब गुर्जर भी अगर हम नहीं कहें तो अच्छा होगा, राजा विजय सिंह, उनके सेनापति कल्याण सिंह, और हमारी बिरादरी के चमार जाति के एक योद्धा, जो पशु होते हैं ना, भैंस,
और आपका उसको उठा लेते थे, इतनी ताकत थी उनके अंदर। उन्होंने 1822 के अंदर 1822 से 24 तक अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम स्वतंत्रता क्रांति की लड़ाई लड़ी। उस इतिहास को क्यों नहीं जगाया उन्होंने? राजकीय इंटर कॉलेज का नाम उन्होंने क्यों राजा विजय सिंह जी के नाम से, उन अमर शहीदों के नाम से रखा? उस इतिहास को मैंने जगाया। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी 3 बार राजा विजय सिंह जी का नाम लिया। क्या हम नहीं चाहते कि हम अपने इतिहास को जगाएं, जिनके कारण आज हम, वो विधायक है, उनके पति विधायक रहे, लगातार प्रमुख रहे, तो ये मैंने काम किया। हर गांव की विधानसभा के हर गांव की सर सुनिए, विधानसभा आपने ये बताया कि उन्होंने क्या नहीं किया। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने क्या किया है। मैंने किया ना, मैंने उस इतिहास को लेकर के आया। मैंने राजकीय इंटर कॉलेज का नाम, ऑलरेडी था, इतिहास तो ऑलरेडी है, मैंने राजकीय तो ऑलरेडी है ना इतिहास। मैं वही कह रहा हूं, इतिहास को पढ़ा बता क्या जो दिखता है वो बिकता है। कौन जानता था कि कुंजा बहादुरपुर देवभूमि का, हरिद्वार का वो गांव जिसमें अमर शहीदों ने प्रथम स्वतंत्रता क्रांति की लड़ाई लड़ी, कोई नहीं जानता था। और आज मैं हर गांव की समस्या को मैंने याचिका के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से, मैंने कहा ना कि कल या परसों में लेकर के आ रहा हूं, मैंने याचिकाओं के माध्यम से हर गांव की, विधानसभा झबरेड़ा के हर गांव का अलग पोस्टर होगा। हर गांव के लोगों को पोस्टर के माध्यम से मैं समझाऊंगा कि यह मैंने समस्या उठाई। मैं अनपढ़ विधायक, जिसको तुम्हारी विधायक कह रही है, मैंने तुम्हारी विधानसभा में यह समस्या उठाई और ममता जी ने क्या उठाई, वो काम मैंने किया है, वो काम मैंने किया है। नहीं तो एक काम आपने बताया राजा विजय सिंह को लेकर जी, दूसरा काम राजा विजय सिंह जी के नाम से इंटर कॉलेज की मैंने स्थापना की और जितने गांव हैं उनके सैकड़ों याचिका मैंने लगाई, उनके विधानसभा में उस बात को मैं लेकर के आया। अब एक सवाल कर लेता हूं, चूंकि बोलते बोलते आपने बोला गुर्जर राजा विजय सिंह। गुर्जर, आपने कहा कि गुर्जर ना बोले तो सही है, राजा विजय सिंह बोलते हैं। दूसरी तरफ आप अपने नाम के आगे लिखते हैं चमार साहब। दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो गुर्जर राजा विजय सिंह में गुर्जर आप हटा रहे हैं और अपने नाम के आगे आप चमार साहब लिख रहे हैं। आपको नहीं लगता ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है कि अपने नाम के आगे अपनी जाति का नाम लिख रहे हैं आप और दूसरे किसी व्यक्ति की जाति को हटाने की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया जी। मैं विधानसभा में ये बात कही, हमारे नेता सदन त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी थे। मैंने पूरे सदन से कहा कि अपने नाम के आगे से अपनी जाति गोत्र हटाइए आप। लेकिन एक धामी जी थे विधायक धारचूला से, उन्होंने कहा क्यों हटाएंगे? क्योंकि हम इस देश के अंदर, इस राष्ट्र के अंदर समानता और सामाजिक समरसता चाहते हैं। कब आएगी? तब हम अपने नाम के आगे लिखना बंद करेंगे। आप गुप्ता जी लिखना बंद करेंगे, मैं चमार साहब लिखना बंद करूंगा, त्यागी लिखना बंद करेंगे, जैन साहब लिखना बंद करेंगे, चौधरी साहब लिखना बंद करेंगे, और मोदी लिखना बंद कर देंगे। मोदी जी मोदी जी लिखना बंद करेंगे। बिल्कुल। तो जब वो मेरा प्रस्ताव गिर गया, धामी जी ने कहा हम केवल ये शब्द थे उनके, हम केवल हटाएंगे अपने नाम के आगे से। मैंने कहा फिर विधानसभा अध्यक्ष जी से मेरे नाम के आगे लगाइए। क्यों लगाइए? क्योंकि जब तक चमार साहब नहीं होगा, जब तक चमार साहब नहीं होगे तो सामाजिक समरसता नहीं आ सकती गुप्ता जी। कारण एक छोटी बिरादरी, एक बड़ी बिरादरी। तो छोटी बिरादरी बड़ी बिरादरी जब तक रहेगी, जब तक छोटा समाज बड़ा समाज रहेगा, जब तक समाज में समानता नहीं आएगी तो सामाजिक समरसता, समानता नहीं आएगी। इसलिए मैंने कहा कि अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, 8 करोड़ की गाड़ी पर अमेरिका में चमार लिखना शुरू कर दिया लोगों ने। गौर से कहो हम चमार हैं। और चमार शब्द को ये तो मेरे गुरु ने कहा, मेरे गुरु ने कहा चमार। ये मैं लिख रहा हूं, ये मेरा गर्व की बात है। आप भी अपने नाम के आगे चमार लिखवाइए। क्यों? मैं बताना चाहता हूं। चर्म मांस रक्त का तन बना आकार, आंख उठाकर देख लो सारा जगत चमार। ये सारा जगत चमार है। जैसे चमड़ी में ऐसे मांस, ऐसे रक्त, ऐसे हड्डी।
इसके बिना शरीर की रचना हो ही नहीं सकती। अब आप तो आपके जितने नेता हैं वो भी चमार है, सब चमार है, पूरा जगत चमार है। नरेंद्र मोदी हो, नरेंद्र मोदी जी भी चमार है, योगी आदित्यनाथ चमार है, पुष्कर सिंह धामी, सब चमार है, पूरा जगत चमार है। तभी और गौरव से कहना चाहिए हम चमार है, तभी सामाजिक समरसता आएगी, तभी समानता आएगी। अच्छा, सामाजिक समरसता चमार लिखने में आएगी या फिर कोई भी जो टाइटल है वो ना लगाने में आएगी? हाँ, ना लगाए तो ज्यादा अच्छा है, वो अच्छा है। और या तो ना लगाए। कह रहे हैं कि विदेशों में लिखा गया, आपको गर्व हो रहा है, लेकिन आप ये क्यों लिखते कि हिंदू क्यों नहीं लिखते? हाँ, हिंदू चमार कह दीजिए। मैं कह रहा हूं हिंदू चमार। हिंदू चमार क्या होता है? हिंदू मुसलमान चमार भी होगा क्या? नहीं, मैं कह रहा हूं मुसलमान चमार भी होगा। नहीं, तो आप मैं तो कह रहा हूं ना, हिंदू लिखिए, हिंदू लिखने में दिक्कत कहां है? हिंदू लिखवाइए ना आप। हाँ, तो फिर आप ये कहिए कि आप जो है एक जगह क्यों लेकर के आ रहे हैं? आप छोटी बिरादरी बड़ी बिरादरी की बात कर रहे हैं आप। मैं कह रहा हूं छोटी बिरादरी बड़ी बिरादरी ला कौन रहा है? क्यों ले आ रहा है? कौन ला रहा है? बताइए जरा आप। देखिए, मैं फिर वही बात नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं छोटी बिरादरी बड़ी बिरादरी ला कौन रहा है? हाँ, तो अपने नाम के आगे से सब हटाइए। मैं कह रहा हूं ला कौन रहा है? पूरे देश के लोग, ये सभी विधानसभा और सभी केंद्र की सरकार जब ये कानून बनाएगी, मैं कह रहा हूं सर, छोटी बिरादरी अभी हम विधानसभा पे जा रहे हैं, अभी हम बिल्कुल एक व्यक्तिगत भी नहीं, मैं कह रहा हूं सामाजिक तौर पर जो चीज चल रही है उसकी बात करता हूं। मैं कह रहा हूं छोटी बिरादरी या बड़ी बिरादरी, ये शब्द ला कौन रहा है और कहां से आते हैं ये शब्द? देखिए, मैं फिर यही कह रहा हूं कि ये शब्द कब से आए हैं, उस पे आपको सारा जानकारी है। जानकारी छोड़ दी। मैं कह रहा हूं कि आखिर ला कौन रहा है ये चीज? अगर जब से आ गए आज भी लेकर कौन घूम रहा है? आप बड़ी बिरादरी किसको मान रहे हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूं, आप बड़ी बिरादरी किसको मान रहे हैं? देखिए, मैं वही आ रहा हूं कि चमार जाति को छोटी बिरादरी कहा जाता है, ब्राह्मण समाज को बड़ी बिरादरी कहा जाता है। मान क्यों रहे हैं? नहीं, मान नहीं रहे। मान क्यों रहे हैं? ये तो चलन है, ये चलन है, इसको खत्म करना पड़ेगा। जब तक सुनिए, इसीलिए मैंने न लिखवा, इसलिए मैंने चमार साहब कहा, ताकि आप मुझे चमार साहब कहें। नहीं, जब तुम मुझे चमार साहब कहोगे तो मेरा सीना चौड़ा होगा। जब मैं किसी ठाकुर को ठाकुर साहब कहता हूं तो उसका सीना चौड़ा होता है। जब मैं आपको गुप्ता जी कहता हूं तो आपका सीना चौड़ा होता है। जब मुझे आप चमार साहब कहेंगे तो मेरा सीना चौड़ा होगा। आप मुझे अखिलेश जी कहेंगे तब पर भी मेरा सीना चौड़ा होगा। तो चलाइए आप मेरे कर्म से, आप चलाइए अपने इस पे चैनल पर चलाइए, आपकी अपने नाम के आगे से सर नहीं हटाइए। मैं कह रहा हूं कि मेरे कर्म से मेरे चीजों को पहचाना जाएगा, वो कोई भी व्यक्ति हो। दूसरी तरफ दूसरी चीज जो मैं कह रहा हूं आपसे कि आखिर छोटी बिरादरी बड़ी बिरादरी, मैं इसलिए बात कह रहा हूं, देखिए जब तक लोग ये सोचेंगे कि छोटी बिरादरी है तब बड़ी चीज नजर आएगी, जब तक आप ये सोचेंगे ये बड़ी बिरादरी है तब छोटी चीज नजर आएगी। जो ऊंच नीच की जो खाई है ये विश्वास करने का भी तो है। आप क्यों माने बैठे हैं कि आप छोटी बिरादरी हैं? क्यों माने बैठे? आप मत मानिए ना, आप तो विधानसभा में विधायक रह चुके हैं, आपको मानने की आवश्यकता है। आप इतनी बड़ी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आपको लगता है कि आपको यह मानने की आवश्यकता है आप छोटी बिरादरी हैं? आप मानते क्यों? और आपको नहीं लगता कि सारे काम नेता लोग करते हैं? नेता तो केवल नेता नहीं करते, नेताओं को ये बात समाप्त करनी चाहिए। मायावती जी को लेकर के आप हमारी पार्टी सामाजिक समरसता की द्योतक है। मायावती जी ने समानता चाहती है हमारी पार्टी। मायावती जी ने कैसा काम किया है बताइए समाज के लिए? देखिए, मायावती जी ने कुछ काम अच्छे नहीं किए। क्या बात कर रहे हैं? अच्छे अरे वो तो मायावती जी ने पूरा लेके चलती है ना। वो तो देखिए, मैं बता रहा हूं ना, कुछ काम अच्छे नहीं किए, हो सकता है। देखिए, मैं तो ये कहती है कि दलित समाज के लिए मैं हमेशा रही हूं, दलित समाज की बेटी हूं और सबकी बहन जी बनती चली गई, तो फिर वो अच्छा कर रही होंगी ना। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि सामाजिक समरसता या समानता बाबा साहब अंबेडकर जी का एक मुख्य जो बात उन्होंने कही थी कि इस देश के अंदर जब तक समानता नहीं होगी तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। आज भी चाहे वो कोई सा भी दल हो, केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से आगे बढ़ रही है। इसीलिए संसार की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। आज भारतीय जनता पार्टी होकर मायावती जी ने नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। जब समाजवादी किसकी सरकार थी उन्होंने सभी यादव भर्ती कर लिए। मायावती जी ने दलित समाज के लिए काम नहीं किया। मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं आपको। प्रमोशन में आरक्षण उन्हीं की तो उसमें समाप्त हुआ। प्रमोशन में आरक्षण की हत्यारी बहन मायावती है। प्रमोशन में आरक्षण की हत्यारे यहां पर 3 लोग हैं, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह चौहान, सुरेंद्र राकेश जी। वो स्वर्ग में है, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन कहना पड़ रहा है। चलिए, अब ये देखिए, ये दोस्तों, ये जो जातिगत जो चीजें हैं, अच्छा, इस बात से तो आपको आपत्ति नहीं होगी ना कि अगर आप जो है
सबको सबका नाम टाइटल हटा दीजिए, सिर्फ चमार साहब लिखने की बजाय मैं कह रहा हूं ये सब हटा करके अगर सब लोग हिंदू लिख दें तो इससे तो आपत्ति नहीं आपको? बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छी बात है। एक रूपता हो जाएगी, समानता आ जाएगी। है तो हम हिंदू ही, लेकिन हमारी संस्कृति हिंदू है। लोगों की सोच कैसे बदलेंगे आप? सोच तो तब बदलेगी ना, सोच तो आपको गुप्ता जी बदलनी पड़ेगी। जो ये सोच, क्यों आप शुरुआत नहीं करेंगे? जो सुनो, आपने कर्म के आधार पर कहा, मैं कह रहा हूं आपने कर्म के आधार पर कहा, कर्म के आधार पर कहो जो ब्राह्मणों में पैदा होता है वो ब्राह्मण होता है, जो बणियों में पैदा होता है वो गुप्ता जी होते हैं, जैसे आप। मैं चमार जाति में पैदा हुआ, मैं चमार, जबकि कर्म के आधार पर थी ये सब चीजें। कर्म के आधार को कोई नहीं मान रहा है। मेरा जो देखिए, मैं क्या मतलब बहुत ही ये चीज देखिए, आप बहुत खुले तौर पर बात करते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, इसी वजह से मैं ये सारे सवाल आपसे कर रहा हूं। और मैं समझता हूं कि ये सवाल का जवाब, आपका जो जवाब है लोगों के लिए एक नज़ीर बनेगा, लोगों को समझ में आएगा कि हाँ आपने क्या बोला। और ये मैं उस सामाजिक समरसता की ही बात कर रहा हूं जो आज के समय में बहुत से अलग अलग वर्ग बने हुए हैं। कहीं अनुसूचित जनजाति का अलग वर्ग चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी में भी है, अलग अलग पार्टियों में भी है, और यहाँ तक कि जातियाँ भी अलग तरीके से बटी हुई हैं। मैं उस सवाल पर अटक गया जहाँ पर यह कह दिया जाता है छोटी बिरादरी बड़ी बिरादरी। बताओ कौन है वो लोग जो ये डिसाइड कर लेंगे कि आप छोटी बिरादरी हैं मैं बड़ी बिरादरी, या आप बड़े बिरादरी हैं मैं छोटी बिरादरी? ये डिसाइड कैसे होता है और कैसे, क्यों मान लेते हैं वो लोग किसी के कह देने से? क्या ये पानी है, ये पानी के बोतल को कोई कह देगा कि ये दारू है तो हम मान लेंगे कि दारू है? क्यों माने हम? आपको अगर साइकोलॉजी के प्रोफेसर से अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि हम विश्वास से अपनी चीजों को वास्तविकता में लेकर के चले आते हैं। अगर किसी व्यक्ति को, ऐसे एग्जांपल्स भी हुए हैं, एक व्यक्ति को कोबरा सांप दिखाया गया और उसे सुई चुभा दी गई, आंखें बंद कर दी गई, कोबरा सांप दिखाया गया और फिर पट्टी बांध देते हैं, पट्टी बांधने के बाद सुई चुभा दिया, वो आदमी मर जाता है। और मरता कैसे है? उसके बॉडी में जब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो वही जहर जो कोबरा में होता है वही जहर उसके बॉडी में पाई जाती है। कारण क्योंकि उसने विश्वास कर लिया। तो ये विश्वास करना छोड़ देंगे तो मैं समझता हूं सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। विश्वास उस पर कीजिए कि हां हम सब बराबर हैं, किसी के कह देने से थोड़ी ना कुछ होता है। और कहने के बाद जो रिएक्शंस होते हैं, उस रिएक्शन के बाद फिर रिएक्शंस होते हैं, वो रिएक्शंस कभी खत्म नहीं होते। और ये एक जगह की बात नहीं है, मैं पूरे हिंदुस्तान में कहीं का भी जिक्र कर सकता हूं। अब पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी देख सकते हैं। खेल तो विश्वास का है। आप विश्वास क्यों करके बैठे हैं? क्यों ब्राह्मण समाज मान लेगा कि हम बहुत ऊपर हैं? क्यों क्षत्रिय मान लेगा कि हम बहुत बुरे हैं, बहुत ऊपर हैं? आप मानेंगे कि हम बहुत ऊपर हैं, मैं मानूंगा बहुत ऊपर है, बहुत नीचे। क्यों मान रहे हैं? देखिए अखिलेश जी, आप, ये बहुत अच्छा सवाल है, इस पर बहुत लंबी डिबेट हो सकती है, बहुत इसमें सुबह से लेकर शाम तक हम बातचीत कर सकते हैं। लेकिन ये कड़वा सच है कि आज भी हमारे देश के अंदर संघ परिवार एक ऐसा परिवार है जो इस देश को, इस राष्ट्र को परम वैभव की ओर ले जाते समय उनकी सोच है कि हम हमारे देश में ये जो जातियां हैं, ये जो भेदभाव है, ये खत्म हो। अब राजनीतिक दल कुछ अपने मुफीद के लिए, अपने फायदे के लिए, मैं चाहे मायावती जी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे अपना मुलायम सिंह यादव, उनके अखिलेश यादव हो, तो वो अपने मुफीद के लिए इस तरह की वैचारिक भ्रांति समाज में आज भी बनाए हुए हैं। हमारी राजनीतिक पार्टी संसार की सबसे बड़ी पार्टी इसलिए बढ़ गई क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास से हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज मुझे प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया मेरी पार्टी ने, मुझे विधायक भी बनाया, नहीं तो झबरेड़ा में मेरे मुसलमान भाइयों ने भी मुझे वोट दिया। तो ये सारी चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समानता लाना चाहती है इस देश के अंदर। बाबा साहब अंबेडकर जी का सपना साकार कर सकती है। मैंने 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी रुड़की में आए थे तो मैंने कहा था अखिलेश जी कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, नरेंद्र मोदी जी करेंगे पूरा। मैं दिल से कह रहा हूं आज आपको, मुझे लगा था कि ये व्यक्ति जो एक नौकरानी का बेटा, चाय बेचने वाला, ये गरीब के लिए कुछ करेगा। और आज उसने गरीब के लिए किया। ये गरीब और अमीर का जो इस देश के अंदर 60 सालों तक इतना बड़ा अंतर, आजादी के बाद और बड़ा अंतर हो गया था, उसको कम करने का काम आज नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। 5 लाख रुपए का बीमा, 5 लाख रुपए का आपका स्वास्थ्य कार्ड,
बड़े हॉस्पिटल में आप इलाज करा सकते हैं। वो सारी योजनाएं जो मैंने कहा ना, सामाजिक समरसता, समानता वाली, गरीब और अमीर के अंतर को कम करने वाली, आज हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेशों की सरकार कर रही है। सामाजिक समरसता को लेकर के लास्ट क्वेश्चन है मेरा, क्या कभी आपने ये कहा पार्टियों से, अपनी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, कि भाई एक काम करो, ये ओबीसी मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, महिला मोर्चा, ये सारे बंद कर दो, आप सीधा भारतीय जनता पार्टी का एक ही मोर्चा चलाओ और भारतीय जनता पार्टी चलती रहे, बात खत्म, अलग अलग मोर्चा बना करके क्यों कैटेगराइज कर रहे हो? कैटेगराइज तो पार्टियां भी कर रही है ना। नहीं, बिल्कुल ये आपकी बात सही है, लेकिन क्योंकि मोर्चे इसलिए बनाए सभी राजनीतिक दलों ने, हमारी पार्टी ने भी बनाया कि जो अनुसूचित जाति मोर्चा है वो अनुसूचित जाति समाज की ज्यादा चिंता करके, क्योंकि वो उनके घरों में, मैं वही तो कह रहा हूँ कि बांट तो पहले दिया ना। नहीं, बांटा तो पहले दिया ना, बांटा नहीं, लेकिन आपकी बात सही है, मैं आपके कहने से प्रस्ताव रखूंगा। चलिए ठीक है। अंत में एक सवाल जो कहीं ना कहीं ये सामाजिक समरसता को लेकर के अंत में सिर्फ और सिर्फ एक विषय जो प्रणव सिंह और उमेश कुमार को लेकर के चल रहा है, एक में आप विजयी हो चुके हैं, अभी जो मामला चल रहा है इसमें विजयी होगा कौन, समझ में आ रहा है कुछ आपको? देखिए, आज बड़े दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं गुप्ता जी, आज भगवानपुर की समस्या मेरा और ममता जी का जो मामला है वो बहुत अनुशासनात्मक है। भले ही उन्होंने मेरे पुतले फूंक दिए हों, भले ही उन्होंने मुझे अनपढ़ और पता नहीं क्या क्या उन्होंने एलिगेशन मेरे ऊपर लगाए हैं, वो अलग बात है, लेकिन प्रणव जी का और उमेश कुमार जी का झगड़ा, जो ये सामाजिक वामनस फैलाने वाला झगड़ा ना बने, मेरा दोनों नेताओं से निवेदन है, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे। एक, दोनों मेरे भाई हैं, भले ही प्रणव जी मेरी पार्टी के नेता हो, मेरी पार्टी के कार्यकर्ता हूं, और उमेश जी निर्दलीय हूं, लेकिन वो माननीय विधायक है। मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सामाजिक वेमनेस से मैं ना बदले ये मामला, इसलिए अपने आप को, मैं उनसे भी कहता हूं, उमेश जी से, वो ब्राह्मणों की सभा उनके फेवर में हो रही है, गलत बात है, ये गलत बात है। प्रणव जी के उमेश जी के फेवर में जब गुजरों ने अपनी बात कही, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, लेकिन उमेश शर्मा जी के बारे में जब ब्राह्मण समाज उनका समर्थन कर रहा है, ये गलत बात है। इससे सामाजिक कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा हो जाएगा कि गुर्जर वर्सेस ब्राह्मण समाज का झगड़ा तो नहीं हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा। उमेश शर्मा भी अपने नाम के आगे चमार लगा लें, प्रणव सिंह भी अपने नाम के आगे चमार लगा ले, ये खत्म हो जाएगा। चमार सब है, तो वो ना गुजर कहेगा ना वो पंडित कहेगा। अपने मेरे गुरुजी की बात मान लें, मैं तो सभी से कह रहा हूं, उन्होंने पूरे जगत को चमार कहा, ना कोई गुजर रहेगा, ना कोई ब्राह्मण रहेगा, ना कोई चमार तो सब हो जाएंगे। तो सामाजिक समानता लाने के लिए देखिए, जो चीजें प्रणव जी, कुछ चीजें प्रणव जी की मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मेरी पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जैसे? और जैसे कौन सी चीज? जैसे उन्होंने अपनी ही पार्टी के लोगों के आपसे भी की थी ना भाई, लड़ाई उनकी आपसे भी हो गई, लड़ाई उनकी उमेश कुमार से भी चल रही है, उमेश कुमार जी से भी चल रही है, तो लड़ाई आपसे भी हुई। अब वो कौन सी गलती कर रहे हैं? जैसे देखिए, वो गुजर जो कहते हैं ना, वो ठीक नहीं है। और गुजर कह के जब गुजर समाज उनके साथ खड़ा होता है उमेश जी के, तो फिर वो गलत हो, अच्छी बात है वो हुए, उनकी बात का जवाब दिया, लेकिन उनको नहीं कहना चाहिए, ब्राह्मण समाज को उनके पक्ष में नहीं आना चाहिए। खानपुर की जनता, मैं प्रणव सिंह की बड़ाई करूं, ये अच्छा मैसेज है, उमेश शर्मा जी की बड़ाई गुजर करें, वो अच्छा मैसेज है, ब्राह्मण लोग प्रणव जी की बड़ाई करें, उसे अच्छा कहें, उसके समर्थन में आए, ये सामाजिक, लेकिन नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा ना, वो गलत है। ये तो वो ये कह रहा है कि जी गुर्जर समाज एक साथ प्रणव सिंह जी के साथ खड़ा है, ब्राह्मण समाज ये कह रहा है कि ब्राह्मण समाज के कुछ लोग, मैं तो समझता हूं कि जब गुर्जर समाज प्रणव सिंह के समर्थन में भी है, गुर्जर समाज उमेश कुमार शर्मा जी के समर्थन में भी है। क्यों? क्योंकि दोनों के अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, दोनों अलग अलग गुट अलग तरीके से समर्थन करते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि गुर्जर समाज सिर्फ और सिर्फ प्रणव सिंह समर्थन में गया होगा, वो उमेश कुमार जी के समर्थन में भी है, बहुत से ऐसे लोग भी हैं। तो ये तो तय है कि वोट्स बटे हैं, तो समर्थक जो है वो भी बटे हुए हैं। अब यहाँ तक कि जब जो ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण समाज ने आज किया, हो सकता है कि कल के डेट में ब्राह्मण समाज फिर से प्रणव सिंह चैंपियन के समर्थन में कर दे, हो सकता है सर्व समाज कर दे प्रणव सिंह चैंपियन के समर्थन में। तो बात यह है कि आखिर ये कब तक एक समाज दूसरे समाज
को लेकर के चलते रहेंगे और रिजल्ट क्या निकलने वाला है आपको? जीतेगा कौन? दोनों में कमजोर कौन है? देखिए, जीत तो सच्चाई की होनी है। सच्चाई क्या है? सच्चाई पे चाहे अगर सच्चाई क्या है? उमेश जी सच्चाई क्या है? सच्चाई तो प्रणव सिंह सच्चे हैं या उमेश कुमार जी सच्चे हैं? देखिए अखिलेश जी, आप तो बहुत सीधा जवाब देंगे मुझे पता है। देखिए दोनों में से अखिलेश जी, मैं जहां तक सोच रहा हूं, उमेश जी खानपुर के विधायक हैं और वो जिस तरह से प्रणव जी के साथ लड़ करके या अन्य ऐसे काम कर करके जिससे जो है उनकी पॉपुलैरिटी बढ़े और वो लोकसभा का चुनाव डायरेक्टली इनडायरेक्टली लड़ना चाहते हैं, या तो खुद लड़ेंगे या उनकी वाइफ लड़ेगी। तो ये राजनीतिक लड़ाई है। ये अपने राजनीतिक मुफीद के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए ये लड़ रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि दोनों माइनस में जा रहे हैं। दोनों माइनस में? दोनों माइनस में। अरे एक तो पॉजिटिव होगा। नहीं, दोनों माइनस। एक तो पॉजिटिव बताइए। नहीं, ये जिस तरह की लड़ाई है, उमेश कुमार जी पॉजिटिव जा रहे हो या फिर प्रणव सिंह जी पॉजिटिव जा रहे हो, कोई तो पॉजिटिव जा रहा होगा। नहीं, आप भी तय करिए। चौथा स्थान में आप भी तय करिए। दोनों माइनस में है। दोनों को अच्छा नहीं मान रहे हैं लोग। दोनों के समर्थक वो एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं, वो एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं। अच्छा, प्रणव सिंह जी जो बोलते हैं सच बोल रहे हैं? देखिए, मैंने कहा ना, मेरी पार्टी जो बोल रहे हैं, मेरी पार्टी के नेता है, मेरी पार्टी के नेता है, लेकिन मेरी ही पार्टी के मंडल अध्यक्षों पर, रविंदर जी के ऊपर, मदन कौशिक जी के ऊपर, मुख्यमंत्री जी तक वो चले गए। उन्होंने कहा तो सच बोल रहे हैं ना? नहीं, वो सच नहीं बोल रहे। सच तो बोल रहे होंगे। नहीं, सच नहीं बोल रहे। पार्टी के नेता सच नहीं बोलेंगे। नहीं, आपकी पार्टी के नेता, मेरे मंडल पार्टी के नेता जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, मदन कौशिक जी उसका जवाब देंगे। मदन कौशिक जी से आप ये सवाल करो, मेरे मंडल अध्यक्षों से सवाल करें, और मुझे लग रहा है आप करेंगे जी। ये सच्चाई तो, क्योंकि मैं तो राजपुरा विधानसभा और ऋषिकेश विधानसभा में और माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। मैं वहां गया हुआ था विधानसभा के चुनाव में। क्या हुआ क्या नहीं हुआ कानपुर के अंदर, आकर के एनालाइज तो किया होगा आपने? आकर के तो एनालाइज किया होगा कि हाँ ये हुआ था या नहीं हुआ था। भाई आरोप तो मदन कौशिक जी के ऊपर एक व्यक्ति ने लगाते रह गए लोग। तो मैं कह रहा हूं अभी तत्काल में प्रणव सिंह चैंपियन भी लगाए, उसके अलावा उन्होंने मंडल अध्यक्षों के ऊपर भी लगाए, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर उन्होंने लगा दिया। तो आपके पार्टी के नेता है तो सच बोलेंगे, क्योंकि ये कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी में सब सच बोल रहे हैं। जब सब सच बोलते हैं तो वो भी सच बोल रहे होंगे। देखिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं में और पार्टी नेतृत्व में, हाँ, जो प्रणव जी कह रहे हैं ना कि हमें हरा दिए, तो वो टिकट ही ना होने देते। अगर वो विरोधी होते, टिकट उनको मिला ही कहाँ? नहीं, टिकट उनको मिला ही, रानी जी को मिला, वाइफ को मिला, रानी जी को मिला, देखिए गुप्ता जी को मिला, सुरेश राठौर जी को मिला, स्वामी यतीश्वरानंद जी को मिला, सबको टिकट मिले। और मुझे भी भगवानपुर से मेरी पार्टी लड़ा रही थी। ऐसा नहीं है गुप्ता जी। देखिए, मदन कौशिक जी अगर चाहते, अच्छा, ये जो 5 सीटों का जो जिक्र किया अभी आपने जो सीटों का जिक्र किया, आप ये माने बैठे थे कि ये सीटें बहुत खतरनाक है, हारने वाले हैं? नहीं, चूंकि आपने जो एग्जांपल्स दिए कि संजय गुप्ता को भी मिला, ना यतीश्वरानंद को भी मिला, मुझे भी देने वाली थी पार्टी, आपने नहीं लिया, आपको पता था कि नुकसान होने वाला। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर कहूंगा तो ये थोड़ा सा, बिल्कुल आप खुले तौर पर कह सकते हैं। जब मैंने भगवानपुर से चुनाव लड़ने के लिए मना किया और मैं नहीं लड़ा, तो चमार समाज में, चमार जाति में ये एक वैचारिक भ्रांति फैली कि भाई हमारे चमार साहब का टिकट कटा। तो उससे भी काफी नुकसान मेरी पार्टी को हुआ। मैं ये स्वीकार कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। ये कह देना कि मदन कौशिक जी ने हमें हरा दिया, ये कह देना कि फला ने हमें हरा दिया, ये नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने दिया ना। आखिर ब्राह्मण समाज कितना है इस प्रदेश के, इस जिले के अंदर? चमार समाज हर सीट पर 20 से लेकर के 35-40 हजार तक हर सीट पर है। बड़ा बयान दोस्तों ये है कि देशराज कर्णवाल जी को टिकट हो जाता और वो चुनाव लड़ लेते तो फिर 5 सीटें नहीं हारते, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं, हार जीत तो देखो, हार जीत अलग है, लेकिन वास्तव में कहा कि आपके समाज के लोग विरोध में गए भारतीय जनता पार्टी के, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको टिकट हो जाता तो ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते और भारतीय जनता पार्टी की 8 की 8 सीटें बची रह जाती। देखिए गुप्ता जी, जो व्यक्ति क्योंकि आपने कहा भी
हर 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 पार्टी में मोर्चे हैं। हाँ मेरी पार्टी में भी मोर्चा है। बिल्कुल। मैं अपने मोर्चे की बात, अपने समाज की बात जब विधानसभा के अंदर उठाऊंगा तो समाज मेरे साथ खड़ा होगा। यशपाल आर्य जब हमारी पार्टी में थे, परेशानी होती है गुप्ता जी, ऐसे लोग जो आज भी विधायक है, प्रमोशन में आरक्षण के हत्यारे जीत के आए सारे। यशपाल आर्य का बेटा भी जीत कर आ गया, भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर आज कहां है, फिर चले गए। मेरी पार्टी में रहते हुए, मिनिस्टर रहते हुए, रोस्टर की जो कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन थे यशपाल आर्य जी, और हमारा रोस्टर ही समाप्त कर दिया था। यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में रोस्टर, मैं जब मुझे पता चला कैबिनेट की बैठक में ये पास हो गया कि रोस्टर समाप्त हो गया, तो मैं खड़ा हो गया कि रोस्टर यथावत रहेगा। प्रमोशन में आरक्षण तो बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की सरकार ने समाप्त किया, और यशपाल आर्य ने बीजेपी में आकर भी रोस्टर समाप्त करने की बात की। मैंने मुख्यमंत्री जी से मिला, मैं कहा ये गलत निर्णय है, ये गलत निर्णय है। सुनो, रोस्टर यथावत रहा, और इसलिए मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है। मैंने समाज की बात की, सर्व समाज की बात की, गुर्जर समाज की, सर्व समाज की बात मैं करता हूं, केवल अनुसूचित जाति समाज की बात ही नहीं। लेकिन आज मेरा समाज मेरा साथ खड़ा है, मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया। आज सर्वसम्मति से कहीं ना कहीं चमार जाति ने जो एक थोड़ा सा आक्रोश था वो खत्म हुआ। चलिए, तो मैं कह रहा हूं दोस्तों कि प्रमोशन में आरक्षण को लेकर के आपसे एक खुली डिबेट होगी, उसको लेकर के पूरी चर्चा करूंगा मैं। नहीं, कांग्रेस के मित्रों को भी बुलाइए। हाँ, यशपाल आर्य जी को बुलाइए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। प्रीतम सिंह जी को बुलाइए, और ममता राकेश जी को भी बुलाइए। बिल्कुल बुलाएंगे। और सुनो, एक ही नहीं, एक चीज और मैं लेकर आ रहा हूं, आप बताइए। 48 जातियां आज सिकरोड्ढा के अंदर, बड़ा दर्द होता है। एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति एक पहाड़ से एक हमारी बहन को लाता है जो लोहार जाति से है, और उसका फर्जी प्रमाण पत्र चमार का बनाता है सिकरोड्ढा के अंदर, और उसको चुनाव लड़ाता है क्योंकि वह मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है, और उसको प्रधान नामित कर देता है। ये भी एक बहुत बड़ी साजिश है अनुसूचित जाति समाज के लिए। ये तो फायदा हो रहा है ना कि कोई व्यक्ति चमार बन रहा तो आपकी जात आपके साथ जुड़ रहा, तो फायदा ही, आपका नुकसान थोड़ी है। बात वो नहीं है श्रीमान। बात वो है कि एक वहां से पहाड़ की हमारी बहन को ला करके यहां पर चुनाव लड़ा, तो प्रधानी तो वही कर रहे हैं ना, प्रधानी वही कर रहे हैं ना। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि और चीजें हैं जो कांग्रेस ने, हरीश रावत ने जो कुठाराघात अनुसूचित जाति समाज के लिए क्या है, हरीश रावत की सरकार ये कानून लेकर के आई थी SC ST OBC के खिलाफ। ये कांग्रेस जो है ये इसलिए पूरे देश के अंदर समाप्त हो रही है। मोदी जी का वो नारा लगातार बढ़ रहा है, इस देश के अंदर कांग्रेस समाप्त होगी, मोदी जी का नारा आगे बढ़ रहा है, और जल्दी ही उत्तराखंड से भी कांग्रेस समाप्त होगी। लास्ट में सिर्फ 2 सवाल। एक तो आपने उस सवाल का जवाब दिया नहीं कि आखिर प्रणव सिंह जी ने जब आरोप लगाए, है ना, मंडल अध्यक्षों के ऊपर, संगठन के ऊपर सवाल उठाए, मदन कौशिक, क्योंकि जिनका नाम ओपन किया गया उसी नाम को लेकर के चर्चा कर रहा हूं, उन्होंने सही लगाया या गलत लगाया? आपने हाँ या ना कुछ जवाब नहीं दिया, आप गोल मटोल लेकर चले गए। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं गुप्ता जी कि जो आरोप लगाए हैं वो प्रथम दृष्टया अगर मैं देखूं तो बिल्कुल सरासर गलत है। एक दूसरी बात, ज्यादा वो बता सकते हैं मंडल अध्यक्ष जी के, मंडल अध्यक्षों के आप बयान लीजिए। आप नहीं बताएंगे? ये जो पार्टी है, ये पार्टी संसार की सबसे बड़ी पार्टी। अच्छा, नेता हमेशा बचने की कोशिश करता है कि हम किसी के विरोधी क्यों बन जाएं। अरे प्रणव सिंह जी से मैंने कभी आपकी लड़ाई हो चुकी है, आप कह रहे हैं आप जीत चुके हैं, फिर भी आपको इस बात का भय है कि फिर झगड़ा शुरू हो जाएगा। नहीं, झगड़ा शुरू ना हो दोनों में। मैं तो इसलिए आपको कह रहा हूं कि दोनों मिलकर के ये झगड़ा समाप्त मदन कौशिक जी की गलती हो सकती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। गलती हो सकती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये संसार की सबसे बड़ी पार्टी इसलिए बनी कि अनुशासन है। आज आपने देखा ना, मेरा पुतला दहन हुआ, प्रणव सिंह जी अनुशासित है, मुझे बुरा भला कहा ममता जी ने, प्रणव सिंह जी अनुशासित है, ये तो आप बेहतर जानते हैं। चलिए, अंत में एक सवाल, भगवानपुर को लेकर के पूरी बात हुई। सवाल एक, क्या अगला जो विधानसभा चुनाव है 27 में चुनाव आप लड़ने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल चुनाव लड़ती है। चुनाव निशान उन्हें मिला हुआ है, इसी वजह से अभी से शुरू हो गए।
देखिए इसी वजह से अभी शुरू हो गए। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, इनडायरेक्ट में दोस्तों अभी इसी वजह से ममता राकेश जी से जो वाद विवाद शुरू हुए हैं, इसके पीछे कारण यही है। और उसको लेकर के बस एक लास्ट सवाल रहेगा मेरा फिलहाल, जो आप बता रहे हैं कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं या नहीं लड़ने वाले। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जनता के कहने से टिकट देती है। सुन लीजिए, जनता जनता चाहेगी तो राष्ट्रीय नेतृत्व मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व पार्लियामेंट्री बोर्ड इसलिए डिनाई तय करता है। जनता वाली बात इसलिए डिनाई करूंगा कि कहा गया था कि आपकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ने वाली है और इसी वजह से आपने इस्तीफा दिलवाया था। नहीं वो स्वीकार नहीं हो पाया था इस्तीफा ना, क्योंकि वो स्वीकार नहीं हो पाया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था आपने, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और इस्तीफा भी आपने दिया था कि इस्तीफा दे दिया, बताओ मैं क्या करूं, टिकट भी नहीं मिला। नहीं वो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था और इस्तीफा स्वीकार नहीं हो पाया था, क्योंकि 2 दिन में, क्योंकि केवल इस्तीफा देना ही पर्याप्त नहीं है। जब तक इस्तीफा स्वीकार नहीं हो जाता उसमें प्रोसेस है, 3-4 दिन का प्रोसेस है, 1 दिन बाकी बचा था। तो इसलिए फिर मेरी पार्टी ने सोचा कि कभी इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाए तो फिर आदरणीय राज्यपाल जी को टिकट दिया गया। चलिए, और एक अंत में एक सवाल है कि जो ब्लॉक प्रमुख वाला जो मामला जो उठा, जिस वजह से ममता राकेश जी ने आपके ऊपर आरोप लगाया, उनका एक और आपके ऊपर आरोप था। आरोप ये कि आप उसके सदस्य ही नहीं हैं, आपका कोई रोल ही नहीं है, तो आपका कोई पद उस तरीके का नहीं है कि आप उस मंडल में, उस सिस्टम में आप बैठ सकें, तो आप जाकर के बैठे क्यों? देखिए क्योंकि आप बाबा साहब की बात करते हैं, संवैधानिक पद की बात करते हैं, संवैधानिक स्थिति परिस्थिति की बात करते हैं, ऐसी कंडीशन में आपको जाने की जरूरत लगती है? क्योंकि जो प्रमुख है, ब्लॉक प्रमुख चलाएगा कि आप चलाएंगे पूरा वहां पे? देखिए गुप्ता जी, जो एलिगेशन ममता जी ने लगाए वो निराधार है। मुझे वहां बकायदा एजेंडा देकर के बुलाया गया। अच्छा, मुझे बकायदा एजेंडा देकर के बुलाया गया और एजेंडे के साथ में वहां पर बैठा, अपनी बात कही। मेरी भतीजी वहां पर ब्लॉक प्रमुख है जी। वो बेल की मुसई में रहती है, मैं रुड़की रहता हूं, प्रदेश में उपाध्यक्ष हूं, पूर्व विधायक हूं। ममता जी को चाहिए, क्योंकि ममता जी को डर है कि कहीं इनडायरेक्टली देशराज कणवाल भगवानपुर ब्लॉक के सर्वांगीण विकास के लिए अपनी भतीजी को सपोर्ट ना कर दे। आरोप राजनीतिक है, पद का नहीं है, नियम कायदे का नहीं है। मेरी भतीजी वहां पर बैठी हुई थी। नियम कायदा क्या कहता है? नियम कायदा जो बताते हैं ना कि ये नियमानुसार गलत है, ये गलत नहीं है। देखिए ब्लॉक प्रमुख वहां बैठी हुई थी, ब्लॉक प्रमुख ने सदन को चलाया। अभी उद्घाटन हुए, नरेश बंसल जी आए और उस लड़की का भाषण सुना आपने। उनका आरोप यह था कि आपका इंटरफेयर ज्यादा है। इंटरफेयर मेरा नहीं है, मैंने उनकी बात का जब प्रधान और बीडीसी लोगों ने कहा कि अपनी 5 करोड़ की निधि का हिसाब दे दिए जो तुमने प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलकर के तुमने अपनी विधायक निधि का दुरुपयोग किया है, गांव में कहीं काम दिख नहीं रहा है, उसका हिसाब दीजिए। तो बौखला गई, क्योंकि अब काम गांव के लोगों को, जनता का करना होगा। प्रॉपर्टी डीलरों के साथ कपट संधि करके विधायक निधि का दुरुपयोग ममता जी नहीं कर सकती। और दूसरी बात, मैं एफआईआर लिखवाऊंगा, मैं आज कह रहा हूं, मैं पहली बार मुझे दुख हो रहा है गुप्ता जी, बीडीओ के खिलाफ एफआईआर लिखवाऊंगा। कपट संधि करके ममता राकेश के साथ बीडीओ ने मुझे एजेंडा दे करके बुलवाया। अगर उन्हें पता था, उससे पहली बैठक में मैं भी बैठा था, सीडीओ साहब मेरी बराबर में बैठे थे, जिले के आला अधिकारी उसमें बैठे थे। अगर मैं नहीं बैठ सकता था, नियम नहीं था, तो मुझे किसी ने मना क्यों नहीं की? ये दायित्व वीडियो का बनता है। और श्रीमान में मुझे एजेंडा देकर बुलाने वाला, इसका मतलब यह है कि जानबूझ करके जैनेंद्र भारद्वाज ने जानबूझ करके ऐसा कुकृत्य किया है, ऐसा आपराधिक कृत्य किया है। इसके लिए मैं थाने में भी मैं एफआईआर लिखवाऊंगा। मैं आज कह रहा हूं उसके, आज मैं थाने में तो ये एफआईआर लिखवाऊंगा। दोस्तों ये सीधी सी बात, अब देशराज कणवाल जी अब एफआईआर लिखवाने वाले हैं उस पूरे मामले को लेकर के। अब विधानसभा चुनाव तो लड़ेंगे ना 27 में आप? मेरी पार्टी चाहेगी तो मैं, मेरी पार्टी चाहेगी तो मैं लड़ूंगा। सर्वे में मेरा नाम आया, मेरी पार्लियामेंट्री बोर्ड और मेरा संगठन अगला विधानसभा कौन सी आप चूज कर रहे हैं? भगवानपुर ही तो चूज कर रहे हैं ना? देखिए मुझे मेरी पार्टी ने प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया,
आप जाएंगे पूरे प्रदेश में जाएंगे, लेकिन जहां भी जो भी ड्यूटी मेरी पार्टी जहां से लड़ाएगी जहां से भी लड़ाएगी, मैं चुनाव लड़ाएगी नहीं लड़ाएगी, मेरी पार्टी का भगवानपुर प्रायोरिटी नहीं है आपके लिए? प्रायोरिटी मेरी पार्टी की है, व्यक्ति की प्रायोरिटी उसमें। अगर मैं चाहता तो पहले चुनाव लड़ रहा था, मेरी पार्टी कह रही थी। हाँ। मेरी पार्टी कह रही थी, क्योंकि मैंने इसलिए एकदम तैयारी नहीं हो सकती थी, एकदम मैं वहां जाता, मेरी तैयारी जबरेड़ा से थी। मेरी पार्टी सोच रही थी वहां अच्छा होगा, लेकिन होता 100% में वहां से चुनाव जीता, 100% ईश्वर की अनुकंपा से, अपनी पार्टी के लोगों के सहयोग से। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हो गई, वो सारी बातें लगभग हमने कर ली जो बातें बहुत दिनों से लंबित थी। इन्होंने एक आरोप यह भी लगाया कि कांग्रेस पार्टी के जो विधायक ममता राकेश है, वहां पर रहने वाले जो अपोजिशन के लोग हैं वो थोड़े से उतने एक्टिव नजर नहीं है। अगर एक्टिव नजर आए होते तो शायद अलग चीज नजर आई होती। हो सकता है कि विपक्ष की भूमिका अब 2027 तक देशराज कर्णवाल जी निभाए। जो कुछ भी होगा सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेगी। तो आपने जो समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आपको ये सारी डिबेट, देशराज कर्णवाल जी ने जो कहा, सामाजिक समरसता से लेकर के प्रणव सिंह चैंपियन की सारी स्टोरीज हो या ममता राकेश को लेकर के जो पूरा विवाद हो, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दे दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।